यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीपीसीएस का हम लोग यहाँ पर पेपर देख रहे थे, ठीक है। यूपीपीसीएस का दृष्टि का टेस्ट यहाँ पर था, टेस्ट नंबर 12, ठीक है। टेस्ट नंबर 12 कर रहे थे और यहाँ पर हम लोगों ने पार्ट 1 कवर किया है, राइट। पार्ट 1 कवर किया। पार्ट 1 में हम लोग ने कम से कम 75 क्वेश्चन या 76 क्वेश्चन तक कवर किए हैं। उसके क्या आगे की पार्ट 2 में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी बात याद रखना कि अभी बैकग्राउंड में कुछ वॉइस आएगी ना, तो उसको वैसे तो मैं यहाँ पर नॉइस कैंसिलेशन में कैंसिल किया हूँ, ठीक है। थोड़ी बहुत भी अगर आती है तो आपको मैनेज करना है, क्योंकि मैं मुंबई भी हूँ बाहर, है ना। तो बारिश की वजह से यहाँ पर हो सकता है कुछ बैकग्राउंड की वॉइस आएगी, तो आपको मैनेज करना है, ठीक है। आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। और उसके बाद फिर हम लोग अपना यूकेटी का टेस्ट नंबर 6 करेंगे। 2 दिन से बोल रहा हूँ कराने के लिए, मैं नहीं करा पा रहा हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैं कराऊंगा यहाँ से। अब आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर जहाँ से एंड किए थे पार्ट 1 को, वहां से उसके आगे से 76 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे निम्नलिखित में से कौन सा नाबार्ड की मुख्य भूमिका का सही वर्णन करता है। नाबार्ड की मुख्य भूमिका का सही वर्णन करता है। आंसर क्या होगा? 76 का करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। 76 का सही आंसर होगा बी करेक्ट। यहाँ से ये ग्रामीण क्षेत्र जो संस्थाएं होती थी उनको पुनर्वितरित प्रदान करता है, ठीक है। और ये बोल रहा है और यहाँ पर शहरी जो बैंक है उसके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लेकर सर्वेक्षण भी करता है, ठीक है। 76 का बी यहाँ से सही आंसर है, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन। थोड़ी सी बात इसकी जान लेते हैं। और कि देखो यहाँ पर ये कृषि और ग्रामीण संस्थाओं पर पुनर्वितरित यहाँ पर प्रदान करने वाली संस्था होती है और ये सहकारी बैंकों तथा आरआरबी के नियमन पर्यवेक्षण की काम भी करती है और ये किसानों को सीधे ऋण नहीं देगी। इसमें बोला व्यापक फसल बीमा योजना जो है उसको राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लेकर के यहाँ पर इसके प्रतिस्थापित करेगा। ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लेकर के संशोधित करेगा, है ना। ये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लेकर के किसान क्रेडिट कार्ड को बीमा के लिए करेगा। तो किसमें करेगा? इन तीनों में कोई एक आंसर है, चौथे को छोड़ के कोई एक आंसर इन तीनों में आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को संशोधित करके राष्ट्रीय कृषि बीमा को यहाँ पर इसने रिप्लेस किया है ना, इसको प्रतिस्थापित किया है। आंसर क्या होगा? 77 का बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और आते हैं क्वेश्चन 78 नंबर। 78 बोले एक्जिम बैंक के संबंध में विचार करना है। पहली बात है एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। पहली बात क्या होगा? देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, सही बात है, राइट। और ये भारतीय निर्यात आयात अधिनियम 1981 के तहत यहाँ पर की गई थी। ये निर्यात ऋण, निर्यात उत्पाद विकास, निर्यात विपणन और विदेशी जो निवेश जैसी गतिविधियों को वित्त पोषण करता है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 78 का 1 और 2 सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 79 नंबर क्वेश्चन है। 79 बोला है कि भारत में सिंचाई के संबंध में विचार करना है। कौन सा कथन सही होगा? सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश में निवल संचित क्षेत्र सर्वाधिक है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड यहाँ पर बोला है ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जो होती है ये इसको संयुक्त रूप में सूक्ष्म सिंचाई कहा जाता है, जिसे PMKSY के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत बढ़ावा दिया गया है। पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात क्या होगी? यहाँ से दूसरी बात भी करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा। और ये विधि क्या होती है? बाढ़ सिंचाई, है ना, जो फ्लड यहाँ पर इरिगेशन होता है और इसकी तुलना में पानी की बर्बादी को काफी कम करती है और इसके तहत प्रति बूंद अधिक फसल पर ड्रॉप मोर क्रॉप उप योजना के विशेष रूप से खेत स्तर को लेकर उपयोग की दक्षता को बढ़ावा देती है। 1 2 दोनों करेक्ट है। 79 का आंसर क्या होगा? 79 का आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 नंबर। इसमें बोला कि सूची 1 और सूची 2 हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति और नीली क्रांति पता होगा ज्यादातर तो सबको, है ना। तो देखो यहाँ पे मैच करेंगे तो आएगा ए का 3 हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन को लेकर हो जाएगी, है ना। दूसरा श्वेत क्रांति क्या होगी? श्वेत क्रांति आपकी क्या अंडे से होती है? दूध से। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड जिसको बोलते हैं, व्हाइट रिवोल्यूशन, ठीक है। ये डेयरी उत्पाद या विकास जो प्राधिकरण इससे हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पीली क्रांति तिलहन, जो तिलहन हमारा होता है उसको लेकर के, है ना। और उसके बाद यहाँ पर जो चौथा है डी, ये हो जाएगा नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन को लेकर के, है ना। ब्लू रिवोल्यूशन तात्पर्य मछली के एक्वाकल्चर उत्पादन की वृद्धि से होता है। और अब भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एक्वाकल्चर उत्पादक भी बन गया है इसी जो प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। 80 का ए करेक्ट है यहाँ से। 81 आते हैं। 81 है ऑपरेशन फ्लड के संबंध में विचार करना है। कौन सा सही होगा? ऑपरेशन फ्लड 1970 के विश्व खाद्य कार्यक्रम तकनीकों
और वित्तीय सहयोग से प्रारंभ किया गया था। 81 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, 81 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि ऑपरेशन फ्लड 1970 के डेयरी विकास जो बोर्ड है उसके द्वारा विश्व बैंक और यूरोपीय समुदाय वित्त सहायता के द्वारा शुरू किया गया था, ना कि विश्व खाद्य कार्यक्रम। पहली बात गलत है। सेकंड, इसे विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम माना जाता है और इसने भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक बना दिया है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है। 81 का आंसर बी आंसर करेक्ट होगा, बी ए करेक्ट होगा, क्योंकि सिर्फ दूसरा करेक्ट है और सही पूछा था कौन सा है। ठीक है, तो ए करेक्ट होगा यहाँ से 81 का। 82 आते हैं 82 नंबर। वीबी जी राम जी के बारे में विचार करने। ये राज्य कृषि व्यवस्था माओवादी के दौरान 60 दिनों तक के क्या करती है, कार्य निषेध अधिसूचित कर सकती है। 82 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट होगा। पहली बात यहाँ से इसकी जो हो जाएगी ये सही हो जाएगी, हाँ पहली बात सही है। सेकंड, यह अधिनियम अधिकांश राज्यों के लिए 60-40 60-40 रेशियो के लेकर के केंद्र राज्य वित्त पोषण को प्रतिरूप प्रस्तुत करता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी सही है। तीसरा, यह अधिनियम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए 125 दिनों की मजदूरी को आधारित यहाँ पर गारंटी देता है। तीसरा क्या होगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये भी करेक्ट है। तीनों बातें सही है। आंसर 1 2 3 इसका करेक्ट होगा, 82 का। डी नंबर सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 83 है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा इसमें। ठीक है, देखते हैं इसको। NRLM को वर्ष 2010 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना के पुनर्गठन के माध्यम से प्रारंभ किया गया था। 83 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये सामुदायिक संस्थाओं, वित्तीय समावेशन तथा संधारणीय जो आजीविका के माध्यम से ग्रामीण प्रवेश की निर्धन महिलाओं पर केंद्रित होगा। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। ये यहाँ पर गरीब महिलाओं को स्वयं प्रबंधित और यहाँ पर जो वित्तीय रूप से टिकाऊ सामुदायिक संस्थानों को सामाजिक क्रमबंदी और संवर्धन सुदृढ़ीकरण को लेकर बढ़ावा देगा और वित्तीय समावेशन में भी टिकाऊ आजीविका को और अभिसरण के माध्यम से समावेशी विकास और अधिकार तक पहुंच प्रदान करेगा। दोनों बातें क्या हो जाएंगी यहाँ से करेक्ट है, आंसर सी हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, टॉपिक आपको जाके वाला पढ़ना है NRLM क्या है। ठीक है, देखो जो टॉपिक जैसे कि आपके करंट अभी मैगजीन जो है आज दृष्टि की नहीं आई हुई है, वैसे मैं भी करंट अफेयर्स आपको काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा, बट कुछ टाइम बाद है ना, अभी प्रीलिम्स थोड़ा सा दूर है, उसके पहले मैं सितंबर तक मैं आपको अच्छी से अच्छी करंट यहाँ पर पूरा कराऊंगा। ठीक है, जब तक आप क्या करोगे, जैसे जो टॉपिक NRLM आया इसको जाके गूगल कर लो, गूगल टॉपिक पढ़ लो, या आपके पास कहीं पढ़ा हुआ टॉपिक है तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हो, है ना। तो आप लिस्ट बनाते हो टॉपिकों की जो मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, करंट की, तो दोनों करेक्ट है, आंसर सी। 84 आते हैं 84 नंबर। इसमें बोला है कि भारत की आर्थिक समीक्षा के संबंध में विचार करना है, इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत प्रधान आर्थिक सलाहकार द्वारा तैयार किया जाता है। 84 फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के जो सलाहकार होते हैं उसमें तैयार की जाती है और ये पिछले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की समीक्षा करती है। फर्स्ट गलत है। सेकंड, आर्थिक समीक्षा आर्टिकल 112 के तहत एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य दस्तावेज होगा। सेकंड बात गलत है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा संवैधानिक रूप से अनिवार्य दस्तावेज नहीं है। ये 112 आर्टिकल के तहत वित्तीय विवरण या केंद्रीय बजट से संबंधित है, ना कि आर्थिक समीक्षा से जो एक परंपरा पर आधारित प्रथा है, संवैधानिक आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से गलत है। आंसर पूछे कि कौन सा सही होगा, कोई एक, ना तो कोई एक ना तो कोई दो। ठीक है, दोनों बातें गलत है यहाँ से। 85 बताएं 85 नंबर क्वेश्चन। 85 बोला है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण में बारे में विचार करना है, ODF प्लस घटक के बारे में विचार करना है, ओपन डेफिकेशन फ्री, है ना, यही है। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, द्रव अपशिष्ट प्रबंधन, दूसरा जल प्रबंधन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, 4 बातें यहाँ पर दे रखी हैं। ये बोल रहा है कि कौन से यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन जो सेकंड था उसके यहाँ पर जो प्लस था उसके द्वितीय चरण का हिस्सा है। आंसर हो जाएगा 85 का, ये सभी इसके हिस्से होंगे। कौन कौन से, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रे वाटर या गंदा पानी, और प्लास्टिक जो इसका प्रबंधन करना और प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन करना, चारों बातें सही है, आंसर डी। 86 से भारत द्वारा अपनाई गई मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल के संबंध में विचार करना है।
ये पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की विशेषताओं को संयोजित करता है। पहली बात क्या है, 86 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पहली बात सही हो जाएगी। इस मॉडल के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र में सह अस्तित्व विद्यमान होते हैं। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों से हो जाएंगे आंसर 86 का सी। 87 है 87 नंबर, एमएसएमई क्षेत्र के बारे में विचार करना। उद्यमी हेल्पलाइन एमएसएमई के लिए सिंगल विंडो शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करती है। पहली बात क्या होगी, देखो जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से 87 का ये करेक्ट हो जाएगा, सही है। सेकंड बोला है कि वर्चुअल क्लस्टर पोर्टल सामूहिक समृद्धि और बाजार तक पहुंच के लिए एमएसएमई के ऑनलाइन क्लस्टरिंग की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, 87 का सेकंड बात यहाँ से एकदम करेक्ट है दोनों। आंसर क्या होगा, 1 और 2 सी करेक्ट है, सही पूछे। 88 आता है 88 नंबर क्वेश्चन। योजना यहाँ पर कौन सी है, पहल, और यहाँ पर प्रारंभ के वर्ष कौन कौन से हैं। पीएम युवा 31 मई 2021 को शुरू की गई थी। ठीक है, और ये मेंटरशिप और वित्तीय सहायता के माध्यम से युवाओं और लेखकों को बीच पुस्तक लेखन को बढ़ावा देना। पीएम युवा 11 और जो पीएम युवा 3.0 जो है इसको 11 मार्च 2025 को लॉन्च किया जा चुका है। आगे आते हैं, स्टार्टअप्स इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया था। और स्टैंड अप इंडिया ये 5 अप्रैल 2016, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देख लेते हैं। स्टार्टअप जो इंडिया है ना ये हुआ था आपका 16 जनवरी 2016 को ना, 16 जनवरी 2016, और स्टैंड अप इंडिया अप्रैल 2016 में। ठीक है दोनों 2016 में, लेकिन ये जो मंथ है इसका अंतर है। पीएम ईजीपी विलय करके आरईजीपी का विलय करके वहां पर बनाया गया था। ठीक है, तो 2008 में शुरू किया गया, इसका उद्देश्य था नए स्वरोजगार उद्यमों को स्थापना करके रोजगार को पैदा करना। ये कब, अगस्त 2008। आंसर क्या होगा, 88 का भी करेक्ट है। काफी पुरानी स्कीम पूछी है ना ये। आगे आते क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन यूपी पीसीएस पूछ चुका है पहले इस स्कीम का, वो भी पुरानी था लेकिन इतना पुराना नहीं था जितना पुराना 2008 का भी दे रखा है, 16 का, कम से कम 10 साल पुराना यहाँ पर डेटा दे रखा है उन्होंने ना। इतना नहीं था लेकिन क्वेश्चन था वो करीब 5 से 6 साल पुराना डेटा था वो। ठीक है, उतना चलता भी है क्योंकि कहाँ तक 10 साल की बातें लोग याद रखेंगे ना। एक स्टूडेंट ही तो है, इतने की काम करने वाले, हाँ एक उसी चीज पर डिपेंड है सिर्फ कि हाँ मुझे यही डेटा ही सिर्फ याद करना है ना, तो आप याद कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीजें देखना है तो इतना पुराना डेटा नहीं पूछना चाहिए। देखते क्वेश्चन 89 नंबर, एग्जाम में भी पूछा था, एग्जाम में भी यहाँ पर 5-6 साल पुराना डेटा था। आते क्वेश्चन 89 नंबर, उत्पादन संवर्धन प्रोत्साहन पीएलआई योजना के बारे में विचार करना है। पीएलआई योजना भारत में निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री के आधार पर कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है। 89 का अगला स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट है सेकंड। ये योजना वर्तमान में मोबाइल विनिर्माण, औषधि और वस्त्र सहित 14 क्षेत्रों को कवर करती है। सेकंड करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ पे क्या है, सही है। आंसर क्या होगा, पीएलआई योजना को 14 प्रमुख क्षेत्रों में विस्तारित किया गया था जिसमें मोबाइल निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक घटक, फार्मास्यूटिकल, दूरसंचार, कपड़ा, व्हाइट गुड्स, खाद्य प्रसंस्करण इसमें शामिल होते हैं। दोनों बातें सही है, आंसर सी। 90 नंबर है, समिति और अनुशंसा के आधार पर विचार करना है कौन सा सही सम्मिलित है। नरसिम्हा समिति, सीआरआर और एसएलआर में कमी हो गई। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला यहाँ पर सही होगा, पहला यहाँ पर सही है, करेक्ट है। सेकंड, उर्जित पटेल समिति मौद्रिक नीति समिति को लेकर के एकदम सही है, 2014 में किया था। एनके सिंह समिति एफआरबीएम मध्यम 2003 की समीक्षा के लिए, है ना, जो हमारा राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन है एफआरबीएम, उसकी समीक्षा के लिए 2003 में, सही बात है। पीजी नायक समिति 2016, इसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शासन संरचना को सुधार किया था, एकदम सही है, सभी करेक्ट है। 90 का आंसर 1, 2, 3 और 4 डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 91 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में विचार करना है। आईएसए भारत में मुख्यालय वाला पहला संधि आधारित अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका स्थायी सचिवालय गुरुग्राम में है। 91 पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड जो है OSOWGOG पहल विश्व बैंक सौर बैंक आईएसए ढांचे के तहत लॉन्च किया गया था। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है।
92 नंबर है, 92 नंबर, भारत के सौर और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्षेत्र के बारे में हाल में विचार करना है। पहला, भारत में सौर सेल और मॉड्यूल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए उत्पादन प्रबंधन जो संबंधित प्रोत्साहन पहला योजना शुरू की गई थी। पहला क्या होगा? 92 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। राष्ट्रीय सौर रूफटॉप पोर्टल व्यक्तिगत परिवारों को पीएम सौर घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर रूफटॉप सोलर स्थापित करने के लिए आवेदन की अनुमति देता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर सी 1 और 2 करेक्ट है। 93 नंबर है, भारत सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में विचार करना है। भारत एक संपूर्ण सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण के लिए इसी वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। पहला क्या होगा? देखो जो पहली बात है यहाँ पर ये 93 का करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, ये सरकार ने आईएसएम के तहत 12 चिप संयंत्रों को मंजूरी दी है। सेकंड बात भी करेक्ट है, और ये संयंत्र गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में आ रहे हैं। ठीक है, या स्थापित किए जाएंगे। और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा धुलेरा गुजरात में भारत का पहला वाणिज्यिक चिप निर्माण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। दोनों बातें करेक्ट है, याद रखना है। 93 का आंसर सी करेक्ट है, ये भी करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो टॉपिक में भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन, इसमें यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन 94 है, वर्ष 2025-26 जो है उसमें चावल उत्पादन के संबंध में विचार करना है। चीन विश्व का चावल उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से इसका सही होगा गलत होगा? सोचो। पहला आंसर स्टेटमेंट 94 का क्या होगा? गलत है। पहली बात गलत हो जाएगी यहां से। क्यों? क्योंकि देखो भारत 2025 में चीन को पिछड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया और ऑब्वियसली चावल निर्यात का 40% हिस्सा भारत का ही है। ठीक है, पहले गलत है। सेकंड, पश्चिम बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। गलत है, क्योंकि 25-26 के अकॉर्डिंग चावल उत्पादन की हिस्सेदारी में शीर्ष 3 राज्य उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल 3rd नंबर पर है। ठीक है, दोनों गलत है, आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 95 है, भारत योजना और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में विचार करना है। सम्मिलित कौन सा नहीं कर रहा है? कौन सा नहीं सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा यहां से 95 में कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रति वर्ष 436 रुपए के प्रीमियम पर मृत्यु के लिए 2 लाख का बीमा कवर, तो ये 436 नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए कितना? 20 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से यहाँ पर देना था। ठीक है, आगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 20 रुपए प्रति प्रीमियम को लेकर के, है ना? ये बात भी गलत है, क्योंकि ये 436 होगी। तो ध्यान रखना, ये 436 है, वो 20 है, जिसको आप पॉइंट करके कहीं लिख लो, है ना? याद रहेगा, माइंड में सेट रहेगा चीज। दोनों गलत हो गई। तीसरा, अटल पेंशन योजना एपीवाई, ये गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्रों के लिए श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है। ये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ढांचे के तहत पीएफआरडीए द्वारा प्रशासित होती है और ये 18 से 40 वर्ष की आयु के जो बैंक खाता धारक है उसके लिए खुली और आयकर दाता नहीं होगी है। इसके तहत ग्राहकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 1000 से 5000 की गारंटी के मासिक पेंशन मिलेगी। तीसरा करेक्ट है, 1 2 गलत है। गलत ही पूछा था कौन सा है? 2, 1 2 गलत है नंबर। 96 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा एकीकृत बाल विकास सेवा के कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? परिवार नियोजन, क्योंकि यहाँ पर समेकित बाल विकास जो है ये कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था और ये आंगनवाड़ी केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित और प्रारंभिक बचपन की देखभाल के विकास के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत कार्यक्रम में शामिल है। ठीक है, और इसके तहत यहाँ पर प्रदान की जाने वाली कुछ 6 सेवाएं होती हैं। इसके तहत हम लोग कितनी 6 सेवाएं को प्रदान कर सकते हैं। कौन कौन सी? पहला तो हो जाएगा आपका पूरक पोषण, दूसरा आपको हो जाएगा टीकाकरण, तीसरा आपको हो जाएगा स्वास्थ्य जांच, चौथा रेफरल सेवाएं, है ना? पांचवा क्या होगा? पांचवा अनौपचारिक रूप से पूर्ण स्कूली शिक्षा, छठा पोषण स्वास्थ्य शिक्षा। ये नोट करना पॉइंट आपको। आंसर क्या होगा? आंसर आपको हो जाएगा 96 का सी करेक्ट है। ठीक है, 97 नंबर आते हैं। 97 है, 97 बोला है कि निम्नलिखित में से राज्यों को
कुल दलहन उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इनका दलहन उत्पादन है, इसको अवरोही क्रम में लगाना है। कौन से यहाँ पर अवरोही क्रम इसका होगा? 97 का। ठीक है, बताना है कौन सा होगा, बताओ। करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का अवरोही क्रम। जी हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र और राजस्थान, तीनों अवरोही क्रम है। राइट, आंसर क्या होगा? आंसर 97 का ए करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 नंबर 98 है। इसमें बोला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संबंध में विचार करना है। भारत की वास्तविक जीडीपी दर वृद्धि दर 2026 तक के लिए 7.4% अनुमानित की गई है, जिसमें भारत लगातार चौथे वर्ष सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना है। 98 का पहली बात करेक्ट है। सेकंड क्या होगा? आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में भारत की वर्तमान व्यापक आर्थिक स्थिति को एक दुर्लभ गोल्डीलॉक्स अवधि के रूप में वर्णित करता है। सेकंड बात भी करेक्ट है ना? दोनों बातें करेक्ट है। राइट, गोल्डीलॉक्स अवधि क्या होती है? ये होती है कि कम मुद्रास्फीति के साथ उच्च मुद्रास्फीति। लिख लो, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। गोल्डीलॉक्स अवधि जो होती है ये इसको बोलते हैं जो कम मुद्रास्फीति के साथ उच्च मुद्रास्फीति होना, इसको गोल्डीलॉक्स बोलते हैं। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 98 का सी। 99 नंबर आते हैं, 99 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता मानदंड नहीं है? ठीक है, नहीं बोला है। करेक्ट आंसर क्या होगा 99 का? परिवार की वार्षिक आय 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। ये बात गलत है ना? देखो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। 18 से 40 वर्ष की एज के लोग, ठीक है। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद आपका होगा उसके बाद 99 होगा। उसके बाद आपका न्यूनतम योग्यता है ना, मिनिमम क्वालिफिकेशन। सेकंड वर्ड क्या होगा? उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए और किसी केंद्र या राज्य के बीच यहाँ पर स्वरोजगार के तहत पंजीकरण, ठीक है, ना हो और कोई आपराधिक सजा ना हुई हो। तो ये सब होगा इसमें से। यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा। आंसर आपका 99 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 100 आते हैं, 100 नंबर। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो उसके बारे में विचार करने, देखते हैं इसको। आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीपी के बारे में विचार करना है। ये कार्यक्रम जनवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। पहला क्या होगा? 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड, इसमें भारत के 112 जिले शामिल हैं, जिसकी 5 सामाजिक आर्थिक विषय के तहत 49 प्रमुख यहाँ पर जो संकेतक हैं उस पर निगरानी करता है। सेकंड बात भी करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा है 100 का, तीसरा है नहीं, दो ही है ना, दोनों है तो दोनों यहाँ से क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर है। एक बात और याद रखना कि जनवरी 2023 में शुरू किए गए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में इसके तहत उत्तर प्रदेश या यूपी जो है उसमें सबसे अधिक 68 आकांक्षी जिले ब्लॉक के बाद बिहार आएगा 61, उसके बाद झारखंड आएगा, उत्तर प्रदेश 68 और उसके बाद बिहार 61 और मध्य प्रदेश आएगा आपका 42, झारखंड 34, ओडिशा 29। ऐसे करके बताना है, ठीक है। आंसर 100 का सी करेक्ट है। 101 101 नंबर है। इसमें बोला है कि केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में विचार करना है। कौन सा सही होगा? ये बोला है कि वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी का 4.3% रखा गया है। पहला क्या होगा? पहला 101 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, पहली बात यहाँ से सही हो जाएगी। सेकेंड, बजट में भारत की घरेलू बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स विनिर्माण जो परिस्थिति होती है उसके तंत्र के निर्माण के लिए बायोफार्मा शक्ति योजना का प्रस्ताव किया गया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बजट में नए उन्नत जो नेपर संस्थान है, NIPR संस्थान है, इनको 1000 से अधिक नैदानिक परीक्षण जो क्लिनिकल ट्रायल है स्थलों को लेकर के यहाँ पर बायोलॉजिक और बायोसिमिलर के रूप में घरेलू उत्पादन की क्षमता का निर्माण करने के लिए 10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ 5 साल की योजना को बायोफार्मा शक्ति के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। तो दोनों करेक्ट हैं। आंसर 101 का ए करेक्ट हो जाएगा। 102 नंबर आते हैं। 102 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 को मैच करेंगे। बोले कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब होगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है आपका 1948 में, ठीक है। ये स्थापना वर्षगांठ के रूप में हर साल 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ये होता है आपका 15 मई को मनाते हैं।
उसके बाद विश्व दूरसंचार दिवस, समाज दिवस, ये कब मनाते हैं? ये मनाते हैं सी नंबर आपका 17 मई। और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। करेक्ट आंसर 102 का सी करेक्ट है। 103 नंबर है, अप्रैल 2026 में आयोजित अभ्यास डस्ट लीग के 7वें संस्करण का आयोजन भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास के रूप में किया गया था? 103 का आंसर क्या होगा? उज्बेकिस्तान यहां से करेक्ट आंसर है। क्या होगा? उज्बेकिस्तान यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 103 का सी नंबर। ठीक है, और क्या होगा? ये अभ्यास गुरुसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया नामांगन उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 104 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन सा संगठन जारी करता है इसको? मतलब वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक रिपोर्ट है कौन जारी करता है? ये जारी करता है 104 का सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। 105 नंबर है, अप्रैल 2026 में सुमन के बेरी के बाद नीति आयोग ने किस उपाध्यक्ष यहाँ पर नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा 105 का करेक्ट आंसर। ये नियुक्त किया अशोक कुमार लाहिड़ी को। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 106 नंबर, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में विचार करना है, कौन सा सही है? ये योजना जो है, इस योजना की घोषणा बजट 25-26 में की गई थी और ये भारत के चयनित निम्न प्रदर्शन करने वाले राज्यों के जिले उत्पादों को लेकर सुधार पर केंद्रित होगा। 106 का पहला क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, ये योजना मुख्य रूप से उन जिलों को लक्षित करती है जहां फसल गहनता कम है और उत्पादकता निम्न है और कृषि ऋण के लिए ऋण सुविधा पर्याप्त नहीं है। करेक्ट हो जाएगा, दोनों बातें करेक्ट हैं। 106 का आंसर ए करेक्ट है। 107 आते हैं, 107 बोला है AICTE वानी 3.0 के बारे में विचार करना है। AICTE वानी उच्च तकनीकों की शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक योजना है। पहला क्या होगा? पहली बात यहां से 107 का करेक्ट है। सेकंड, ये कार्यक्रम उभरती तकनीकों के क्षेत्र में 22 भाषाओं की शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि क्या है कि देखो यहाँ पर जो ये कार्यक्रम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, स्पेस टेक्नोलॉजी और एग्रोटेक जैसे उभरते तकनीकों के क्षेत्र में 22 भाषाओं को शैक्षणिक गतिविधि बढ़ावा देगा। दोनों करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों ए नंबर करेक्ट है। 108 आते हैं, जनरल अनिल चौहान के बाद भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS किसे नियुक्त किया गया है? 108 का आंसर हो जाएगा, नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य। बी करेक्ट है 108 का। राइट, उन्होंने 31 मई 2026 को तीसरे CDS के रूप में पदभार ग्रहण किया है और जनरल अनिल चौहान का स्थान, जिनका कार्यकाल 30 मई 2026 तक समाप्त हो गया था। ठीक है, याद रखना एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर से मई का ये इसमें करंट भी शामिल है ना। आगे आते क्वेश्चन 109, इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस निम्नलिखित में से किस समूह की पहल है? ये पहल होगी क्वाड की पहल है। किसकी पहल है? क्वाड की पहल है। आंसर 109 का बी करेक्ट हो जाएगा। ये पहल हिंद महासागर, दक्षिण पूर्व एशियाई और प्रशांत द्वीप डार्क शिपिंग, अवैध मत्स्य पालन, समुद्री सुरक्षा स्तरों की जो रियल टाइम मैनेजिंग डेटा को यहाँ पर छवि प्रदान करेगा। आंसर क्या होगा? बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 110 नंबर। क्वाड में मेंबर कौन कौन होते हैं पता है? भारत और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भी पता होना चाहिए ना। 110 नंबर है, अब्राहम अकॉर्ड निम्नलिखित किससे संबंधित है? देखो, अब्राहम अकॉर्ड जो है ये संबंधित है इजराइल और मुस्लिम बहुल राष्ट्रों के बीच संबंध का सामान्यीकरण से। राइट, करेक्ट होगा। ये समझौता मूल रूप से इजराइल और मुस्लिम बहुल देशों के बीच संबंध को व्यापार समान बनाने के लिए और शांति समझौतों की श्रृंखला को लेकर होगा। इसे तथ्य बनाई गई कि यहाँ पर 1948 में 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से अरब राज्यों ने इसे राजनीतिक मान्यता देने से इनकार कर दिया था। इसलिए यहाँ पर शांति और जो समान रूप से इसके संबंध बनाने से लेकर के बात की जा रही थी। 110 का सी करेक्ट है। 111 आते हैं, जन विश्वास संशोधन के बारे में विचार करना 2026 में। इसका उद्देश्य मौद्रिक दंड या अन्य नागरिक परिणामों वाले विभिन्न अपराधों के नियमक कानून के माध्यम से अपराधीकरण को बढ़ाना। पहला क्या होगा? 111 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट नहीं है, क्योंकि जन विश्वास संशोधन 2026 जो है ये बड़ी संख्या में कानून को छोटे और तकनीकी अपराधों को
अपराध मुक्त करने से सरकार में चल रहे प्रयास का हिस्सा होता है और ये विशेष रूप से जहां उल्लंघन की प्रकृति के अनुपात में कारावास को अत्यधिक माना जाता है। ठीक है, पहला गलत है। सेकंड, यहां से ये व्यापार करने और सुगमता को विश्वास आधारित शासन को बेहतर बनाने के लिए व्यापक नीतिगत प्रयास को हिस्सा बताता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इसका अंतर्निहित जो होता है कि औचित और अधिक विश्वास आधारित जो नियामक होते हैं उसमें सामाजिक बनाना और अधिक दंडात्मक को भय कम करना, सिविल दंड प्रशासनिक अनुपालन की ओर उल्लंघनों को स्थानांतरित करना, इसमें यहाँ पर आसानी से सुधार करना होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 111 का बी करेक्ट दो। 112 आते हैं। 112 बोला है कि संविधान के 131वां 131 संविधान संशोधन विधेयक के बारे में विचार करना है। इस विधेयक में लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 550 से बढ़कर 850 करने का प्रस्ताव है। 112 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो स्टेटमेंट हो जाएगा एकदम गलत से एकदम सही। सोचो क्या होगा? पहला एकदम करेक्ट है। सेकंड बोला है कि विधेयक के पारित करने के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं हो सका है। सही बात है। तीसरा क्या होगा? तीसरा यहां से ये बोला कि इस विधेयक का उद्देश्य 106 संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा के एवं राज्य विधानसभाओं की महिलाओं के लिए निर्धारित 1/3 आरक्षण को नई जनगणना की प्रक्रिया के लिए क्रियान्वयन करना शुरू किया गया था। तीसरा भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। आपको यहाँ पे जाके 131वां संविधान संशोधन पढ़ना है क्या है, उसको पॉइंट करके अपनी कॉपी में लिखना है। एक देखो कॉपी बना लो A4 पेपर का करके, जैसे कि 40-50 पन्ने को लेकर स्टेपल कर लो, है ना, स्टेपलर कर लो और उसमें अपना नोट्स इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखते रहो। जैसे कि दृष्टि है इसका टेस्ट नंबर कौन सा है 12, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना 13 इंपॉर्टेंट, ऐसे करके पूरा इसका पूरा जो सिलेबस है, जैसे सिलेबस पर क्वेश्चन आ रहा है ना, जैसे कि कहने का मतलब इनका जो टॉपिक आ रहा है टॉपिक के साथ साथ आप पॉइंट भी नीचे उस साइड में लिखते रहो। एक साइड टॉपिक कर लो, एक साइड इनका पॉइंट लिखते रहो जो आपको नहीं आते हो, यानी कि सब नोट करो जो नहीं आते हो, राइट। तो उससे क्या होगा, जो नई चीजें आ रही हैं आप जब पढ़ोगे दोबारा तो इन सब रिवीजन करोगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी यहाँ से। ठीक है, आगे आते हैं। तीनों करेक्ट है, आंसर क्या होगा? सभी तीन डी। क्वेश्चन 113 आते हैं 113। इसमें बोला है एचडीएफ और एमएसएफ के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? एचडीएफ बैंकों के बिना किसी जो संपार्श्विक चल नीति है, ठीक है, इसको शोषित करने में आरबीआई सहायता करेगा। पहला क्या होगा? 113 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका 113 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल 2026 में अपनी एमपीसी बैठक में मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी उसकी बैठक होती है उसमें आरबीआई ने नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर अपवर्तित रखा था और स्टैंडिंग डिपॉजिटरी फैसिलिटी 5% और मार्जिनल स्टैंड फैसिलिटी करीब 5.5% पर बनी रही थी, है ना। पहला करेक्ट है। सेकेंड यहाँ से आप नोट कर लो पॉइंट जो बताया मैंने डेटा। एमएसएफ बैंकों को अनुमोदित जो प्रतिभूति होती है उसके विरुद्ध आरबीआई से एक दिवसीय निधि उधार लेने के लिए सुविधा प्रदान करता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी सही है। देखो एमएसएफ का तात्पर्य मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या सीमांत सही सुविधा से होता है और ये बैंकों की स्वीकृत सरकारी प्रतिभूतियों का उपयोग करके आरबीआई से रातों रात क्या होता है उधार लेने की अनुमति देती है और इसे रेपो रेट से अधिक रखा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये कि इसे रेपो दर से अधिक रखते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना है इसको। ठीक है, तो 113 का आंसर क्या होगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 114 आते हैं 114। इसमें बोला कि सुपर एल नीनो के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? वर्ष 2026 में एक सुपर एल नीनो के घटित होने की संभावना व्यक्त की गई है। 114 का पहला क्या होगा? पहली बात करेक्ट है। सेकंड, सकारात्मक हिंद महासागर विध्रुव भारतीय मानसून पर इसके प्रतिकूल प्रभाव को कम कर सकता है। सेकंड क्या होगा? गलत या सही? सेकंड भी सही है ना, दोनों बातें सही, क्योंकि यहाँ पर बात करते हैं सुपर एल नीनो तब होता है जब प्रशांत महासागर का तापमान औसत से 2 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक बढ़ जाता है। पॉइंट याद रखना, अधिक बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है, ये वैश्विक मौसम के मिजाज को बिगाड़ सकता है, जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, अन्य संबंध यहाँ पर जो गर्मी के कारण बन सकती है चीजें। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। और एल नीनो आमतौर पर भारतीय मानसून को कमजोर करता है और इससे क्या होता है कि औसत से कम बारिश हो सकती है। इस मामले में आईएमडी ने औसत से कम मानसून की भविष्यवाणी की है इस बार, है ना, तो कम बारिश भी हो रही है। वैसे मतलब जो ये मुंबई साइड तो हमेशा बारिश इस टाइम रहती है, जून से जुलाई और अगस्त लास्ट मतलब 20 तक। वैसे अदर स्टेट की बात की जा रही है तो वहाँ पे बारिश इस बार कम है ना। तो क्या होगा? दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है।
आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 114 का। जितने भी पॉइंट बताता चल रहा हूँ वो सब पॉइंट आप नोट करते रहो। 115 नंबर है, 115 बोला है, हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के संबंध में विचार करना है। पीसीए शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। पीसीए संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है और इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की एक शाखा के रूप में काम करता है जो केवल सदस्यों के बीच विवाद को संभालता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहां से जो है ये करेक्ट हो जाएगी। 115 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं करेक्ट है, क्योंकि स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ना तो संयुक्त राष्ट्र का अंग है और ना ही आईसीजे की कोई शाखा है। ये अंतर्राष्ट्रीय विवाद को निपटान प्रदान करने के लिए एक स्थापित अंतर निकाय संगठन है या अंतर सरकारी संगठन है। पहला गलत है। सेकंड, पीसीए ने सिंधु जल जो विवाद है उस पर एक निर्णय जारी किया था और जिसमें किशन गंगा और रतलज जल विद्युत परियोजनाओं को भारत जल भंडारण सीमाओं पर निर्धारित करना, जिसे भारत को एक ऐतिहासिक अस्वीकार कर दिया गया था कि न्यायाधिकरण का गठन अवैध रूप से किया गया है। सेकंड गलत है? नहीं, सेकंड करेक्ट है। सेकंड बात एकदम सही बताई जा रही है और पहली बात यहाँ से गलत है। तो आपको क्या करना है? पीसीए जो है स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, इसके बारे में पूरा पॉइंट आपको नोट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके तहत अगर क्वेश्चन यूपी पीसी पूछेगा तो यहाँ से 2 पॉइंट निकाल सकता है। ठीक है, यहाँ से भी 2 पॉइंट, करीब 4 स्टेटमेंट लिखा के क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो ये सब पॉइंट आप नोट करो, क्यों सही क्यों गलत है। ठीक है, आंसर 115 का बी करेक्ट हो जाएगा। देखो साथ साथ आप इतना करते चलोगे ना तो एक अच्छा सा आपका नोट्स रेडी हो जाएगा, है ना। साथ में पढ़ते तो चल ही रहे हो, टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, प्लस टेस्ट ये मत सोचने कि टेस्ट मैंने 50 सॉल्व कर लिए, 100 सॉल्व कर लिए तो मेरा पेपर निकल जाएगा। इम्पॉसिबल। फिर भी कोई उम्मीद नहीं कि पेपर निकले अगर आप टॉपिक नहीं पढ़ते हो डीप में। तो अगर इनको सब कुछ चीज़ों को समझ के जो लिखते जाते हो, नोट्स बनाते हो, तो उनको रिवीजन करते जाते हो तो फायदा है। यूट्यूब पे अगर आप 10 घंटे दे रहे हो तो इसकी कोई लिख के नहीं दे सकता कि आप पास हो जाओगे पेपर। मैं भी लिख के दे रहा हूँ कि आप फेल हो जाओगे। ठीक है, 10 घंटे नहीं देना। अगर 1-2 घंटे 3 घंटे देते हो तो ठीक है। मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे आपको यूट्यूब पे देना है डेली, उससे ऊपर नहीं देना है। हार्ड कॉपी से चीज़ों को पढ़ना है, अपने नोट्स बना के पढ़ना है। अगर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कभी 50 मिनट का कोई एक टेस्ट कराया है ना, कभी कोई 40 मिनट का कराया, मतलब 1 घंटे के अंदर में मैं चीज़ों को कोशिश करता हूँ खत्म करने की। जिससे क्या होता है, आपको उसी चीज़ को रिवीजन भी करना है, पढ़ना भी। ये नहीं कि आपने देखा खत्म हो गया। उनको चीज़ों को समझो, नोट्स बनाओ, चीज़ों को देखो कि क्या यहाँ पर और इसमें देख सकते हो, क्या डीप में हो जा सकता है, क्योंकि सेम क्वेश्चन यूपी पीसी नहीं पूछेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। 115 का क्या होगा बता दिया मैंने, बी, है ना। 116 आते हैं, भारत समुद्री बीमा पुल के लिए स्वीकृत संप्रभु गारंटी की राशि कितनी है? आंसर क्या होगा? इसकी राशि है 116 का आंसर हो जाएगा 10,980 करोड़। नदी बेसिन प्रबंधन आरबीएम योजना निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है? आंसर 117 का हो जाएगा केंद्रीय जल आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड, राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण। सभी करेक्ट होंगे, डी। आगे आते क्वेश्चन 118, नई दिल्ली में आयोजित प्रथम ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह HWG बैठक 2026 के बारे में विचार करने कौन सा सही होगा? ये बोला है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजन। इस बैठक का विषय था अनुकूलन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। पहली बात यहां से मुझे सही लग रही है और सही है भी। ठीक है, सेकेंड बात है, ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्य समूह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अधीन एक संवैधानिक निकाय के रूप में काम करती है। सेकेंड बात यहां से गलत है, क्योंकि ब्रिक्स स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है समूह, ये सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों पर समन्वय करने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप को साझा करने के लिए वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को तकनीकी विशेष के रूप में एक मानदंड जारी करने का अधिकार नहीं होगा। सेकंड गलत होगा, ओनली वन ही करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 118 का एक बात सही है। क्वेश्चन नंबर 119 आते हैं, गृहिणी के लिए विधिक स्थिति और उनके कार्य मूल्यांकन संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 119 में। पहला है, ये बोले सर्वोच्च न्यायालय ने औपचारिक रूप से गृहिणियों के अस्थायी आर्थिक इकाई और निर्माता के रूप में वर्गीकृत किया इसको। 119 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? करेक्ट होगा। सेकंड, न्यायालय ने मोटर यान दुर्घटना मामले के लिए घरेलू देखभाल की हानि नामक एक समर्पित नई विधिक मुआवजा श्रेणी की स्थापना की है, जिसका आधारभूत मूल्य 30,000 प्रति माह होगा। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहां से इसका 19 का स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी भी, सी यहां से सही आंसर है 119 का। ठीक है, 120 नंबर आते हैं, 120 नंबर। हाल ही में दिए गए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के संबंध में विचार करना है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार इस संस्करण में
इतिहास में पहली बार पुरस्कार पाने वालों का एक ऐतिहासिक स्वर्गीय समूह महिलाओं का था। पहली बात क्या होगी, 120 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये पुरस्कार जलवायु न्याय और यहाँ पर जलवायु विविधता के संरक्षण और स्वदेशी भूमि अधिकारों जैसे क्षेत्रों पे काम करने वाले जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ता उसको सम्मानित करता है। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। और यहाँ पर 37 साल के इतिहास में पहली बार ये पूरी तरह से महिलाओं का समूह माना गया है। ठीक है, याद रखना है। आगे आते क्वेश्चन 121। 121 है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख मध्य पूर्वी ऊर्जा उत्पादक देश ने आधिकारिक तौर पर पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक जो है उसके व्यापार ओपेक प्लस संगठन को लेकर के अपनी पूर्ण रचनात्मक वापसी की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 121 का संयुक्त अरब एमिरेट्स का करेक्ट आंसर होगा, है ना, सी नंबर से आंसर है। और ये 28 अप्रैल 2026 को घोषणा भी की थी। 122 नंबर है, तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजन किया गया था? इसका आयोजन ओस्लो में किया गया था। कहाँ किया गया था? ओस्लो में। और ये पहला भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2018 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था और दूसरा 2022 में कोपेनहेगन में। ठीक है, याद रखना। और तीसरा ये जरूरी आपसे बोलेगा कि प्रतिवर्ष होता है, ये प्रति 2 साल में होता है, ये प्रति 3 साल में, ऐसे करके बोले तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ नहीं कि 2 साल 3 साल में होगा। जब यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग जो डेट डिसाइड किया गया तभी होगा। जैसे कि पहले 18 में हुआ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 22 में हुआ, 4 साल हो गया, उसके बाद यहाँ पर 26 में हो रहा है ना, 4 साल का गैप दिखाया जा रहा है। तो एक बार ये देख सकते हो कि 4 साल में यहाँ पर है, तो 4 साल में आपसे पूछ सकते हैं कि 2026 में और उससे पहले यहाँ पर 2022 में हुआ था, तो ठीक मान सकते हो। देखो, तो आप स्टेटमेंट के हिसाब से आपको समझना चाहिए क्या बोल रहा है वो, है ना, चीजों को रटना नहीं है, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन 123 नंबर 123। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में विचार करना है। ये भारत के नेतृत्व में 7 बिग कैट जो प्रजाति होती है उसके वैश्विक संरक्षण के लिए शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय पहल है। 123 का पहला करेक्ट है। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच अनुसंधान, ज्ञान साझाकरण, पर्यावरण संरक्षण, क्षमता निर्माण में सहयोग को बढ़ावा देना होगा। सही है। तीसरा, ये गठबंधन केवल एशिया के उन देशों तक सीमित है जहां बाघ पाए जाते हैं। तीसरा गलत, वहां तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक दायरा है और इसमें महाद्वीपों के विभिन्न जो कैट बिग की जो प्रजाति है वो सब यहाँ पर इससे जुड़ेंगी। ठीक है, 1-2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से 123 का है। 124 नंबर है, भारत के पहले पूर्णतः वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो का कौन से यहाँ पर इसके बारे में सही बताता है? 124 का आंसर हो जाएगा, ये सही बताता है, कंकरिया कोचिंग डिपो अहमदाबाद इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 124 का। और ये साइट प्रतिदिन लगभग 1.60 लाख मीटर 1.60 लाख लीटर है ना की बचत करता है। मतलब हिंदी में बोल सकते हैं कि करीब 1.5 लाख लीटर पानी की बचत करेगा, ऐसा समझ सकते हो, राइट। इस नेट जीरो हाइड्रोलॉजिकल सेटअप का मूल फाइटो रेमिडिएशन तकनीकों पर निर्भर करता है, जो ट्रेन को कोच को वॉशिंग करना है ना, इनकॉर्पोरेटेड जल को फिल्टर करना, इसके लिए काम करता है। 25 आते हैं। 125 है, पंचायत उन्नति सूचकांक PAI के बारे में कौन सा सही है? ये ऐसा ढांचा है जिसका उद्देश्य भारतीय विकास और शासन के विभिन्न आयामों के ग्राम पंचायतों की प्रगति का आकलन करता है। 125 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको स्थानीयकरण के अनुरूप मानता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, आंसर 1 और 2 सी करेक्ट आंसर। 126 नंबर है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 2026 में घोषित नवयुग पालिका योजना के बारे में विचार करना है। योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश के 17 प्रमुख नगर निगम के अंतर्गत आने वाली 58 जिला मुख्यालय शहरी बुनियादी ढांचों को उन्नयन करेगा। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, इस योजना का वित्त पोषण केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के 60-40 साझा किए गए वित्त मॉडल के रूप में किया जाएगा। गलत है, क्योंकि इस योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि यह पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं संसाधन पर वित्त पोषित है। केंद्र सरकार इसमें कोई योगदान नहीं देगा। ठीक है, 1 सिर्फ करेक्ट होगा तो आंसर सी। 127 है, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य जिसे अप्रैल 2026 में भारत का 99 रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था उत्तर प्रदेश का, किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा 127 का, ये स्थित है यूपी के अलीगढ़ में बी। ठीक है, अलीगढ़ शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य को 22 अप्रैल 2026 को भारत के 99 रामसर स्थल जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूमि होती है उसके रूप में नामित किया गया था। और इसी के जोड़ने के साथ उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों की कुल संख्या 12 हो गई है। क्वेश्चन
28 नंबर है, नागरी लिपि में लिखी गई रामचरितमानस की एक दुर्लभ 200 वर्ष पुरानी पांडुलिपि अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में संरक्षित। यह संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? 28 का आंसर हो जाएगा, यह स्थित है अयोध्या में। कहाँ स्थित है? अयोध्या में। आगे आते हैं क्वेश्चन 129। 129 नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित है? ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में डेयरी विकास विभाग के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दूध स्वर्ण महोत्सव मनाया गया है। पहली बात करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का देश का पहला बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य होगा। सेकंड बात भी करेक्ट है। हाँ, दोनों सही है, आंसर है। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 130 नंबर। उत्तर प्रदेश में आगामी एकीकृत बासमती और जैविक प्रवर्धन जो फार्म है उसके बारे में विचार करने कौन सा सही होगा 30 में। पहली बात है, भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण सह प्रदर्शन फार्म पीलीभीत जिले में स्थापित किया जा रहा है। 130 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा ने इस परियोजना के लिए राज्य सरकार के साथ लीज पर समझौता किया हुआ है। दोनों बातें करेक्ट हैं, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 131 है, मैगलन संधि जल संधि के बारे में विचार करना है। ये दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि को टिएरा डेल फुएगो द्वीप समूह से अलग करती है। 31 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट, एकदम सही। सेकंड, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट है। सी नहीं, ए करेक्ट है। 132 नंबर है 132। शिखर यहाँ पर दे रखा है और इसके यहाँ पर कौन कौन से देश है वो दे रखा है, देखते हैं इसको। पहला है अकांकागुआ, है ना। अकांकागुआ जाएगा आपका कहाँ पर बताओ? ये हो जाएगा 32 का आपका अर्जेंटीना। चिम्बोर्जो आपका क्या हो जाएगा? इक्वाडोर। डुआस्कॉरन किधर होगा? ये हो जाएगा आपका 1 पेरू। ओजल डेल सलाडो चिली अर्जेंटीना। करेक्ट आंसर 132 का डी। 133 नंबर है, अमेजन नदी के संबंध में विचार करना है। इसका उद्गम पेरू के एंडीज पर्वतमाला में होता है तथा यह पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। 33 पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और जिसका लंबाई नील नदी से भी अधिक है। सेकंड बात क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर नील नदी के आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे लंबी नदी है, लगभग 6650 किलोमीटर के रूप में, राइट। जबकि अमेजन 6400 किलोमीटर लगभग। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है यहाँ से। आंसर क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा 33 नंबर का। 134 है, विश्व की सबसे ऊंची नोगम झील टिटकाका झील किन दो देशों की सीमा पर स्थित होगा? आंसर 34 हो जाएगा यहाँ पर। बी करेक्ट है, पेरू और बोलिविया इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पेरू बोलिविया आंसर इसका सही आंसर है। 134 का बी स्टेटमेंट सही होगा। 135 नंबर है, अटकामा जो मरुस्थल, इसके बारे में विचार करना है। ठीक है, इसमें देखते हैं कि बोला कि ये चिली के प्रशांत तट पर स्थित है और इसे पृथ्वी के सबसे शुष्क और गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में से माना जाता है। 35 पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। इसका यहाँ पर अत्यधिक शुष्कता के कारण ठंडी हम्बोल्ट धारा और एंडीज पर्वतमाला की वृष्टि छाया प्रभाव पड़ेगा। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ पे इसका क्या होगा? ये करेक्ट है। 136 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन द्वीप समूह का हिस्सा है? आंसर हो जाएगा एक तो क्यूबा, जमैका, ट्रिनिडाद टोबैगो, बहामास, सभी होंगे। ठीक है, आंसर डी। 137 है, दक्षिण अमेरिका के प्रशांत तट की सबसे बड़ा जोनाथब्रुक गुयाक्विल खाड़ी किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा 137 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। इक्वाडोर करेक्ट आंसर होगा 137 का। 38 ड्रेक पैसेज जो यहाँ पर अपने प्रक्षुब्ध समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए सबसे प्रसिद्ध दक्षिण अमेरिका को निम्नलिखित में से किससे पृथक करेगा? आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर बी। अंटार्कटिका इसका सही आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, 139 नंबर है, फॉकलैंड द्वीप समूह इलास मालविनास जिसको लेकर अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम के मत 1992 के युद्ध को लेकर
हुआ था। किस यहाँ पर कॉन्टिनेंटल किस महासागर में स्थित है? आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर है किस ओशियन में। करेक्ट आंसर 139 का बी करेक्ट है, अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर। 39 का बी सही आंसर है। 140 नंबर है, सूची 1 सूची 2 भौतिक विशेषता और इसकी विशिष्ट विशेषता कौन सी है? पहला हो जाएगा आपका यहाँ से ग्रैंड चाकू। ग्रैंड चाकू आपको क्या होगा? ये ग्रैंड चाकू आपको हो जाएगा। चौथा नंबर पैटागोनिया, पैटागोनिया आपको हो जाएगा यहाँ से। तीसरा लानोस, लानोस आपको हो जाएगा वेनेजुएला और कोलंबिया में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, 1 राइट। और गुयाना, गुयाना आपको वेनेजुएला सूरीनाम उत्तरी ब्राजील में फैली हुई जो एंजल फॉल्स का घर है। करेक्ट आंसर यहाँ से 40 का सी करेक्ट है। 141 है, सूची 1 सूची 2 को फिर से मैच करने देखते हैं। जनसंख्या के सिद्धांत और इसका प्रतिपादक कौन? पहली बात है ये हो जाएगा उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, हेनरी जॉर्ज। ठीक है, उसके बाद हेनरी जॉर्ज नहीं होगा, इसका होगा एडविन केदन। क्या होगा? उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत एडविन केदन होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हो जाएगा सामाजिक समायोजन, हो जाएगा हेनरी जॉर्ज राइट। और उसके बाद जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉमसन और जनसंख्या पूर्ति सिद्धांत माल्थस। करेक्ट आंसर यहाँ से 141 का डी करेक्ट है। 142 नंबर है 142, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है? कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? स्वच्छ समाज सेवा, यह आर्थिक क्रिया नहीं होगी। 142 का ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसी गतिविधियां जिसमें धन या उत्पादों या सेवाओं का विनिमय शामिल होता है आर्थिक गतिविधियां कहलाती है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के प्रकार हैं? निर्धनता के प्रकार कौन से? आंसर हो जाएगा एक तो पूर्ण या परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता और व्यक्तिपरक निर्धनता, लेकिन प्रक्रियात्मक निर्धनता इसमें नहीं होगी, याद रखना है। ठीक है, 1 2 3 करेक्ट है, आंसर यहां से बी। 144 है, आर्थिक विकास के मानव संसाधन का योगदान के संबंध में विचार करना है, कौन सा होगा? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव। ठीक है, पहली बात यहां से करेक्ट है, मानव विकास पर मानव संसाधन के योगदान को लेकर इसमें सही होगा। सेकेंड बात है कि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा, ये भी बात यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसकी जनसंख्या परिवर्तन में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। दोनों बातें करेक्ट हैं, सी यहाँ से सही आंसर, सी नहीं आंसर हो जाएगा 144 का डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। 145 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की निर्धनता के बारे में विचार करना है, किन श्रेणी की पहचान करना है, इसमें आते हैं ये 45 का आंसर हो जाएगा। ये आम आज निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों में आएंगे यहाँ पर। ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आज निर्धनता और मानव निर्धनता दोनों में आएगा, आंसर सी करेक्ट है यहाँ से 145 का। 146 आते हैं, जनसांख्यिकी लाभांश क्या है? जनसांख्यिकी लाभांश जो है ये आपका 15 से 59 वर्ष की होगी, कार्यशील जनसंख्या होगी, ये यहाँ से 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 है, मैच करना है व्यक्ति और यहाँ पर इसके संबंध किससे है, आंसर हो जाएगा 47 का ये हो जाएगा 3 हाँ 3 हरित क्रांति से मैं स्वामीनाथन। एल के झा आपको हो जाएगा आर्थिक प्रशासन सुधार। वर्गीज कुरियन पता होगा दुग्ध उत्पादन, और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण, आंसर डी। 48 नंबर है, सामाजिक विकास के 3 अवस्थाओं के सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था, आंसर हो जाएगा 48 यहाँ पर करेक्ट आंसर अगस्ट कॉम्टेस का करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। पूंजी निर्माण के संबंध में कौन सही है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता को निर्भर करता है। 49 पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, निवेश पूंजी के माध्यम से उसके निवार कारक होंगे, सेकंड बात भी करेक्ट है, आंसर दोनों सही होगा, 1 और 2 आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन 150, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक समृद्धि का एक प्रमुख कारक नहीं है? आर्थिक समृद्धि का प्रमुख कारक नहीं है, आंसर हो जाएगा तकनीकी विद और नौकरशाह, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी सब करेक्ट है राइट। तो इस टाइप से हम लोग ने 150 क्वेश्चन ऐसे कवर किए है ना, और यहाँ पर टेस्ट नंबर 12 जो दृष्टि का वो खत्म हो गया है। हम लोग करेंगे इसमें टेस्ट नंबर 13 करेंगे, उससे पहले लेकिन और भी पेपर देखेंगे जो है यूपी पीसीएस का, फोरम का देख लेंगे, या तो हम लोग अपना यूपी पीसीएस का यूकेटी का देखेंगे। ठीक है,
यूकेटी में हम लोग काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम करें कि जो क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हो जो, ठीक है, अपने द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हो, राइट। बाकी कुछ रहेगा टेलीग्राम पे पूछ सकते हो कमेंट करके, या नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आंसर राइटिंग आपको जरूर करना, मैं बार बार बोलता हूँ आंसर राइटिंग करो, प्रीलिम्स पास होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आंसर राइटिंग करोगे, मेंस होगा तो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। मेंस में अगर नहीं होता तो हो सकता है तो थोड़ा अच्छा हो, प्रीलिम्स में अगर नहीं होगा तो खराब होगा। मेंस में अच्छा क्यों होगा होने से, क्योंकि आपको शायद कोचिंग वाले कुछ ऑफर करेंगे तो आपका यहाँ से कुछ अर्निंग हो सकता है ना। लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा तो बेकार है, इसलिए मेंस की भी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।